class for the starting introduction to yoga to you first, and we'll be having the practical class later on afterwards. Okay. So we have among us Mr. Narendra Kapoor as a yoga therapist. Sir is a postgraduate in yoga and naturopathy, and sir is practicing yoga since 2010. And 2017 he has joined the yoga ashram, and presently he is practicing yoga as a yoga therapist in our college. So I welcome you, sir, for the yoga lecture and introduction to yoga students. Good morning, all of you. Good morning, sir. Do you know about yoga? योग करते हैं। योगी को संसार में नहीं सताते रोग, सभी व्याधि की औषधि केवल कहते योग। योग के पास सब व्याधि की औषधि है। गौतम और पतंजलि नारद मुनि कनाद नगर नगम इनके किए योग नहीं आता। वात पित्त कफ क्या करे योग यदि हो पास, योगी वात पित्त कफ क्या करे योग यदि हो पास। योगी का सुखदास है वह नहीं रहता उदास, योगा करमसु कौशलम। श्रीमद् भागवत गीता से भगवान कृष्ण के मुख से ये उद्गीत दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को योग की ओर जुड़ने की ओर प्रयत्न करते हैं, उसको योग की महत्वता का निर्देश देते हैं। इसके अलावा हम जाएंगे पतंजलि योग की तरफ। पतंजलि ने योग की तरफ बहुत विकास किया। योग की प्रथम उसका योगा चित्त वृत्ति निरोधा। योगा अलग अलग फेस में, योग एक बहुत बड़ा सागर है, उसको एक पर्टिकुलर उसके एंगल को देखेंगे तो हम नहीं। योगा एक थेरेपी भी है, एक भक्ति भी है और एक शक्ति भी है। गॉट इट? योग एक बहुत बड़ा जगह, आपके सर्वपक्षीय विकास के लिए योग एक बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्लींजिंग टेक्निक भी है। अगर मैं कहूं कि आज ब्रश कितने लोगों ने किया तो सब हाथ उठाएंगे। किया? क्यों किया? क्योंकि ये क्लींजिंग हमें बचपन से सिखाई गई कि ब्रश योर टीथ, नहीं तो दांत खराब हो जाएंगे। और अगर हम कहें कि बात किन किन लोगों ने किया, नहाए कौन? सबने किया होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया कि अगर हम इसको धोएंगे नहीं, साफ नहीं करेंगे तो चमड़ी खराब हो जाएगी, हमें रोग लग जाएंगे। लेकिन हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का क्या? उनको हमने किसके सहारे छोड़ा? किसके सहारे छोड़ा? आहार के सहारे। खाना खाया और उसको अपने हाल पे छोड़ दिया ऑर्गन्स को, तो वो अपने आप पचा लेगा, अपने आप कर लेगा जो भी है। लेकिन उससे क्या होगा? विकार उत्पन्न होगा जब क्लींजिंग नहीं होगी। और योगा जो है वो हमारी ऑर्गन्स के ऊपर है। जिस तरह हमारा ब्रश करना, नहाना, हमारी सोच, जो भी हमारी रोजमर्रा की सफाई के रिलेटेड जो भी हमारे है, उसको निपुण करके योग हमारे इंटरनल क्लींजिंग के लिए बहुत जरूरी है। जो कि वैसे तो ये होंद से चला गया था, आपने पहचान भी खो दी थी, लेकिन फिर भी कईयों के प्रयास से, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से ये फिर होंद में आना शुरू हुआ। और जो योग आयुर्वेद के साथ रिलेटेड है, उनको योग और आयुर्वेद का बहुत गहरा संबंध है। आयुर्वेद में क्या है, वो एक औषधियों के द्वारा किसी भी रोग का उपचार किया जाता है। लेकिन योग में क्या है, वो सेल्फ हीलिंग है। आपके अंदर वो विकार, वो दूषित, वो विचारात्मक, शारीरिक कुछ भी ऐसा विकार उत्पन्न नहीं होगा, और आपकी ऑरा इतनी प्योर होगी, ऑरा क्रिएट हो जाएगी। आपने कई ऋषि मुनियों को देखा होगा जो वस्त्र नहीं पहनते, सिर्फ जरूरी वस्त्रों के अलावा कोई वस्त्र नहीं पहनते। ना उनको सर्दी लगेगी, ना गर्मी लगेगी, ना धूप, ना प्यास, वो तप करते। क्योंकि हमारी योगा से ऐसी ऑरा क्रिएट हो जाती है कि हमारी इच्छा के बिना उनकी बॉडी को कोई टच भी नहीं करता। योग में इतनी शक्ति है। और अगर इसके शाब्दिक अर्थ की ओर आए, शाब्दिक अर्थ की ओर आए, योग का क्या शाब्दिक अर्थ है? यह संस्कृत के वर्ड युज से आया गया,
और युज का संस्कृत में है, अगर उसका अनुवाद करें तो जोड़ना। अब जोड़ना किसको? साहब ने बोलते रहिए, ट्रस्ट बना रहेगा। किसको जोड़ना? हाँ, ये काफी हद तक क्लोज है। आप आत्मा को परमात्मा, अगर मैं आध्यात्मिक तौर की तरफ ले जाऊं योग को, तो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस यानी कि सार्वभौमिक चेतना को व्यक्तिगत चेतना के साथ जोड़ना। सब यूनिवर्स से आए हैं, सब एक ही तरह के से, और अपने व्यक्तिगत को हम किस तरह उससे इंटरलिंक होंगे। अगर मैं व्यवहारिक इसके अर्थ की ओर आऊं, कैसे जोड़ना, तो इसका शारीरिक, भौतिक, मानसिक सब तरीके से विकास करना। अब आयुर्वेद में पढ़ेंगे शरीर, इंद्रियां, मन और सोल, इन सबका समन्वय जो होता है वो केवल और केवल एकमात्र योग के द्वारा ही किया जाता है। कोई औषधि है इसके लिए? कोई औषधि नहीं, केवल और केवल एकमात्र है योग। योग मैंने सबसे पहले जैसे बताया, जैसे हमारे नित्य प्रतिदिन की जो क्रियाएं हैं उसके साथ ही इसको जोड़ना चाहिए। यही भी हमारे नित्य प्रतिदिन की क्रियाओं में शामिल होना चाहिए। और अगर हम इसके चित्त वृत्ति निरोधा पतंजलि की ओर परिभाषा की ओर जाए, चित्त की वृत्तियां, यह चित्त है माइंड, उसको 5 भाग में बांटा गया। और वृत्तियां इस बेस, अगर प्रैक्टिकल देखें, सपोज एक बकेट है, उसमें पानी है, ठहरा हुआ है बिल्कुल, चित्त उसको मानता है। उसमें एक पत्थर फेंका जाए, वेव्स उत्पन्न होगी। वो वेव से क्या होगा? वेव से क्या होगा? थोड़ा पानी बाहर भी आएगा, थोड़ा इधर उधर का, फिर आपस में भिड़ेगा और फिर वो सम हो जाएगा। लेकिन योग चित्त वृत्ति निरोधा, वो जो वेव्स उत्पन्न हुई ना, वो वेव्स ही उत्पन्न नहीं होने देगी। चित्त 5 तरह के माइंड, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरोध। क्षिप्त मीन्स मंकी माइंड, शरारती, ये भी कर लो, वो भी कर लो, इसका भी कर लो, उसका भी कर लो। मूड, डल माइंड, डंकी माइंड, जो मर्जी कह दो, समझेगा। विक्षिप्त, बटरफ्लाई, 50-50, सबका भला भी चाहेंगे, सबके साथ होना भी चाहेंगे, करना भी कुछ नहीं चाहेंगे। उसके बाद एक स्टेज आएगी एकाग्र, हमारी कंसंट्रेशन, हमारा गोल एक फिक्स हो जाए कि हमें उस तरफ जाना है। और उसके बाद जो लास्ट स्टेज आती है निरुद्ध, विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी, हमें वो करना है, उस एक बात लक्ष्य की ओर ध्यान देना और उसकी ओर अग्रसर। और इसकी वृत्तियां क्या होगी? वृत्तियां हमारी दिन प्रति, जैसे हम बैठे हैं, अगर वो योगी नहीं है, एकदम से कोई बात सुनी तो रिएक्शन क्या होगा? उसने मुझे ऐसा क्यों कहा? एक तो ये माइंड हो गया। अगर वो सम माइंड है तो क्या? उसने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों किया? दिल तोड़ देगा। और अगर वो योगी है, वो समझेगा, उसने बात सुनी, वो एक योगा चित्त वृत्ति निरोधा का आ गया कि जैसे उसने बात सुनी वो उसके ऊपर रिएक्शन है, ठीक है उसने किया, उसकी कोई मजबूरी होगी, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, और वो उसके प्रभावित नहीं होगा, वो अपने इंद्रियों को इस तरह बाहर की शक्तियों की तरफ उसके केंद्रित नहीं करेगा, उसके वश में होगी। और हम आएंगे इसके बाद योग के अष्टांग योग। अष्टांग योग का शायद कुछ को पता होगा। महर्षि पतंजलि ने योग को 8 हिस्सों में बांटा, जिसमें सबसे पहला है यम, हमें सोशली कैसे रहना। उसके बाद आता है नियम, हमारे अपने प्रति नियम क्या होने चाहिए। और थर्ड स्टेज उन्होंने बताई है आसन, शारीरिक क्रिया। फिर आता है हमारा प्राणायाम, ब्रीथिंग एक्सरसाइज। आसन और प्राणायाम, हम यम नियम करें, उसके ऊपर अमल करें या ना करें, पहली वो पौड़ी नहीं। अगर हम आसन और प्राणायाम करेंगे तो हम इससे पहले की स्टेज अपने आप ले लेंगे, क्योंकि हमारा व्यक्तिगत विकास भी होगा। और आसन और प्राणायाम करेंगे तो इसकी नेक्स्ट जो स्टेजेस हैं, दैट इज प्रत्याहार, अंतर्मुखी होना, धारणा, एक और किसी भी बिंब प्रतिबिंब, कोई भी लक्ष्य को एक तरफ ध्यान लगा देना, उसको धारण करना, फिर उसके ऊपर ध्यान लगाना, ध्यान अवस्था जिसको बोलते हैं। और योगा की लास्ट स्टेज मानी जाती है समाधि अवस्था।
जो हमारे सबकॉन्शियस और कॉन्शियसनेस से बहुत ऊपर चले जाए। और इसके बाद योगा थेरेपी की अगर बात है, ये योगा हमारी थेरेपी के हमारे शरीर के लिए कैसे है कि ये सबका मोटिव है क्या, स्वस्थ रहना। क्यों, अगर हम स्वस्थ नहीं है तो क्या हम कोई कार्य कर सकते हैं? अगर आप स्वस्थ हो तो यहाँ बैठे हो, अगर स्वस्थ नहीं होते तो डॉक्टरों के पास कहीं घूमते होते। स्वस्थ है तो कॉलेज के एड्रेस पूछते हैं, नहीं स्वस्थ है तो डॉक्टरों के एड्रेस पूछते हैं, भैया कोई डॉक्टर दिखाओ बच्चे को ये प्रॉब्लम। सो योग और आयुर्वेद का क्या महत्व, दोनों का लक्ष्य सेम है कि स्वस्थ रहना, क्योंकि यही हमारा पहला धन है। पहला धन निरोगी का है। अगर हम स्वस्थ हैं, निरोगी हैं, तो हम दुनिया हमारे लिए खड़ी है, हम दुनिया को जीतने के लिए तैयार हैं अगर हम स्वस्थ हैं। लेकिन अगर हम यही रोग में विरोग में फंस जाएंगे तो चलेंगे कैसे? अपने लिए डॉक्टर्स और अपनी औषधि ढूंढते रह जाएंगे, विकास कैसे कर पाएंगे? और योगा में थेरेपीज की अगर तरफ जाए तो सबसे पहले आती है हमारी षट क्रियास। षट क्रियास 6 टाइप्स ऑफ टेक्निक्स। ये 6 टाइप ऑफ टेक्निक्स हमारी क्लींजिंग टेक्निक्स है कि हाउ टू क्लीन आवर इंटरनल बॉडी। षट क्रिया से सबसे पहले आएगा नेति। सुना है किसी ने नेति के बारे में? हाथ ऊपर कीजिए, किन्होंने सुना किया है किसी ने? नेति इज ए क्लींजिंग ऑफ नोज। नेति में रबड़ नेति जो एक स्टार्टिंग है, सूत्र नेति सूत्र के धागे से नाक से निकाल के मुंह से निकाली जाती है और उसे मंथन किया जाता है। नोज के संबंधी जो भी रोग होते हैं वो इससे 100% ठीक होते हैं और कपाल भी शुद्धि होती है। इसके अलावा आता है जल क्रिया, जो लोटे से जल के द्वारा एक नोस्ट्रिल से दूसरी नोस्ट्रिल से पास की जाती है, क्लींजिंग। पहले अगर हम देखें नेति और धोती, ये एक तरह का झाड़ू हो गया। अक्सर कोई कमरा है मिट्टी का झाड़ू, और नेक्स्ट जो आ गया वो जल क्रिया, वो हो गया एक तरह का पोछा लगाना, इंटरनल टेक्निक। अब आएगी कि उसमें शक्ति कैसे करें। उसके बाद आता है दूधे नीति, दूध के साथ करें, और धर्त नीति घी के द्वारा कराई जाती है। नाक में नस्से में घी डाला जाता है। इसलिए मेडिटेशन में आप आगे अगर मेडिसिन की तरफ जाएंगे आप देखेंगे कई ऑयल भी ऐसे आते हैं मेडिटेटिव जो होते हैं, वो ऑयल के थ्रू हमारी इलाज की ओर लेके जाते हैं। नेति में आ गया सबसे पहले रबड़ नेति, सूत्र नेति, जल नेति, और उसके बाद दूधे नेति और घृत नेति यानी कि घी। और फिर हम आएंगे धोती, क्लींजिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। धोती भी आगे कई प्रकार की बन जाती है। एक तो भी गज करनी, पानी पिया और उंगल जो हमारी फिंगर है उसको गले में लगा, और जो भी वो पानी है बाहर निकालना है, उसकी एक टेक्निक होती है कि कितना हमें पानी लेना है। वो आगे हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, कितना हमें पानी लेना है, उसको कैसे बाहर निकालता है, और हमारी कैसे जो अंदर मैदा वगैरह कुछ भी ऐसी चीज खाते हैं जो हमें डाइजेस्ट नहीं होती, वो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। धोती में आ गया सबसे पहले, कौन सी बताई मैंने अभी? नहीं, ये तो आप अभी नेति की ओर फंस गए। गज कर। उसके बाद आ गया वस्त्र धोती। वस्त्र में एक मेजरमेंट होती है, कॉटन का कपड़ा होता है, उसकी हमें कितना अंदर लेके जाना, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तक लेके जाना, और उसे कुछ नियमित समय के अनुसार फिर बाहर भी निकालना, वो पूरा ट्रैक साफ कर देता है। ठीक है। सेकंड कौन सी अभी बताई मैंने? वस्त्र धोती। पहली कौन सी थी? गज करनी। चलिए, इसमें आपने शंख प्रक्षालन भी कईयों ने सुना होगा। शंख प्रक्षालन भी एक टेक्निक है, ये भी इसे नौती क्रिया में आती है। और इसके बाद हम जाएंगे, थर्ड हमारी आती है बस्ती। बस्ती इज एनीमा, क्लींजिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड गॉल। एनीमा तो आपके मेडिकल में।
और उसके बाद आते हैं नौली। नौली है क्लींजिंग ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन्स। देखा है नौली करते हुए या सुना है नौली के बारे में? ऋषि मुनि या आपने स्वामी बाबा रामदेव को देखा होगा ऐसे पेट घुमाते, हाँ, वो नौली क्रिया है। वो एक फाइनल स्टेज है उसको घुमाना, उससे पहले एक स्टेज वहां तक जाना। उसके लिए अगर जाना है तो 2 महीने पहले से प्रयास शुरू होता है। उसके लिए डाइट कंट्रोल होती है, उसके पहले कई आसन है उसके, किस तरह हम उसको नौली को, नौली लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अप टू डाउन और डाउन टू अप। नेति, धोती, बस्ती, 3 हो गए षटकर्मा में, 6 है। इसके बाद क्या आएगा? नेति, धोती, बस्ती, नौली, 4 हमने कर दिए। इसके बाद आएगा कपाल भाती। सुना है कपाल भाती? इसको प्राणायाम में सुना होगा आपने, कपाल भाती। कपाल भाती में समस्त रोगों को हरने की शक्ति है, ये ऐसा प्राणायाम भी है और इसे षटकर्मा में भी लिया गया। जब हम प्रेशर से हमारे जो मूल स्थान से वायु को उठा के, नाभि से उठा के जब कपाल की ओर लेके जाते हैं और हम नासिका से बाहर निकालते हैं, जो हमारे फ्रंट जो आगे का मस्तिष्क है, ये इसकी क्लींजिंग के लिए इसको षटकर्मा में लिया। और उसके बाद आता है हमारा त्राटक, क्लींजिंग ऑफ आईज। त्राटक में एक दिया बारकर या कैंडल बारकर उसकी ओर देखना जब तक आसन में, या कोई केंद्र बिंदु देखना। और त्राटक एक समाधि अवस्था या ध्यान अवस्था में जाने के लिए बहुत जरूरी है। तो षटकर्मा में हमने कितने देखे इसके टेक्निक्स? नंबर 1 नेति, क्लींजिंग ऑफ नोज। सेकंड धोती, क्लींजिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। थर्ड बस्ती, क्लींजिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन और एंड फोर्थ नौली, क्लींजिंग ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन्स। ठीक है। और नेक्स्ट कपाल भाती, क्लींजिंग ऑफ क्या? हाँ यस, फ्रंट मस्तिष्क जो आगे का हिस्सा है हमारे कपाल का। और लास्ट क्या आ गया? त्राटक, क्लींजिंग ऑफ आईज। ये तो आगे शुद्धिकरण। और इसके अष्टांग योग में हमें आसन और प्राणायाम, आसन किस तरह इफेक्ट करते हैं? आसन एक बहुत ही विशाल है, बहुत ही विशाल। 84 लाख आसन है महर्षि पतंजलि के अनुसार, 84 लाख। लेकिन उनमें से हमने कैसे उसको अपनी थेरेपी में यूज में लाना? थेरेपी में यूज के लिए हमें उसकी व्यक्तित्व की जो प्रथम जो इंफॉर्मेशन है उसकी सेहत के अनुसार उसकी आसन ट्राई करनी है। जैसे कि आपने एक सूर्य नमस्कार एक कॉमन चीज होगी, सबने सुना होगा, किसी के पास मैंने सूर्य नमस्कार कर लिया, लेकिन उसकी भी लिमिटेशन। उसको स्टार्टिंग सूर्य नमस्कार करने के लिए पहले कई आसनों का अभ्यास हमें चाहिए। अगर उसके इफेक्ट्स हमें नहीं मिलेंगे तो उसके डिसइफेक्ट्स ज्यादा मिल जाएंगे। और प्राणायाम, इट इज अ ब्रीथिंग टेक्निक। थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करते हैं। अनुलोम विलोम सुना होगा, इसके फायदे खोल के बोलिए। यस, वेरी गुड। ये हार्मोन इम्बैलेंस को कंट्रोल करता है। कोई भी हम अगर हमारा हार्मोन इम्बैलेंस हो जाए तो हमारे शरीर में अलग अलग आप देखेंगे कई तरह का व्यवहार भी इसके ऊपर डिपेंड है। प्राणायाम की हम प्रैक्टिस यहाँ भी कर सकते हैं क्लास में। आसनों के लिए तो हमें एक विशेष स्थान की आवश्यकता है, लेकिन प्राणायाम हम अगर अब जैसे मैंने कहा मिसकम्युनिकेट होगा, हम उसको ऐसे नहीं करेंगे मिसकम्युनिकेट, हम प्रैक्टिकल प्राणायाम का यहाँ कुछ करेंगे। कुछ है जिनके लिए हमें स्थान और विशेष स्थान की आवश्यकता है, जैसे कि प्राणायाम, इसे हम कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन 3 धा का ध्यान रखना चाहिए। 3 धा कौन से? धुआं, धूल और धूप।
ये तीन नहीं होने चाहिए जहां हमने प्राणायाम करना है। धुआं, धूप और धूप, ये तीन स्थान नहीं होने चाहिए। बाकी जिस स्थान में किसी अवस्था में आप कर सकते हैं। और भर पेट में भी नहीं करना चाहिए वैसे प्राणायाम। कुछ आसन है जो भरे पेट में भी कर सकते हैं, जैसे कि वज्रासन। अगर हम 5 मिनट का वज्रासन लगाएं तो वो हमारे आधे घंटे की सैर के बराबर माना जाएगा। सेम एज इट इज सूक्ष्म व्यायाम भी है ऐसे। कुछ हमारे सपोज कुछ बेड पे हैं जो नहीं जा सकते, विशेष स्थान पे ऊपर नीचे बैठ नहीं सकते, उनको सूक्ष्म व्यायाम के द्वारा हम स्टार्ट करवा सकते हैं। और आप देखेंगे, रिजल्ट्स लेंगे, हमने भी लिए हैं कि सूक्ष्म व्यायाम करते करते हुए प्राणी कैसे दुर्लभ से दुर्लभ आसन की ओर अग्रसर हो। दुर्लभ से दुर्लभ आसन, जिसके लिए सूक्ष्म व्यायाम करना मुश्किल था। लेकिन क्या है, कोई स्टार्टिंग तो होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति स्टार्टिंग, उसको एक योग का कोई भी रूप, कोई भी एक पुड़िया बना दो आपकी लाइफ में। अगर आप आगे, अब बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि आप हीरा है तराशे हुए। और आपको एक बात बताऊं, आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं होगा। हर कोई अपने आप में सक्षम है। बस ये है अपने आप को पहचानना, योग को अपने जीवन में धारण करना, जिससे आपका बहुपक्षीय विकास हो। अब प्राणायाम की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले करेंगे हम अनुलोम विलोम। इसे नाड़ी शोधन भी कहा जाता है। अनुलोम विलोम को करने का क्या है, 1-2 की रेशो, और नाड़ी शोधन में 1-4-3 की रेशो, 1-4-2 की रेशो स्टार्टिंग में करेंगे। अनुलोम 1-2 की रेशो, यानी कि अगर 5 सेकंड में हमने एक नासिका से श्वास भरा और 10 सेकंड में छोड़ना। और नाड़ी शोधन में अगर हमने 1-4-2 की रेशो 5 सेकंड में श्वास को भरा, उसको 4 से मल्टीप्लाई करिए, 20 सेकंड्स के लिए रोकना, और फिर 10 यानी कि 10 सेकंड में उसको छोड़ना। अनुलोम विलोम का प्रयास करेंगे हम। सबसे पहले विष्णु मुद्रा में, ऐसा इसलिए कहा जाता है कि हमारे चक्रास भी होते हैं। अभी आप आगे चक्रास के होते हैं, हमारे चक्रास है जो हमारे श्वास से वो डैमेज भी हो सकते हैं, इसलिए विष्णु मुद्रा। पहले 2 फिंगर्स को बेंड कर देना। राइट साइड थंब, लेफ्ट साइड अनामिका, रिंग फिंगर। लेफ्ट से हमेशा श्वास को लेफ्ट से स्टार्ट करना और फिर राइट से छोड़ देना। राइट से भर के लेफ्ट से छोड़ना। एक बार करेंगे प्रयास, और ये सहज करना, साथ वाले को ना पता चले श्वास आ रहा है कि जा रहा है। करेंगे एक बार, सब करेंगे। राइट साइड को बंद किया, लेफ्ट से स्टार्ट, अभी आपने एक ही बार किया, क्या कुछ फर्क लगा? नहीं लगा होगा, समझ ही नहीं पाए। वैसे डेली में कोई करता है प्राणायाम? नहीं करता। आसन प्राणायाम कोई भी नहीं अपनी लाइफ में करता। वेरी गुड। ये जो हाथ है कोटा है, इस चेहरे को आप देख लीजिए, क्योंकि ये हर काम में अग्रणी में रहने वाले हैं। क्योंकि जो योग की शरण में है वो हमेशा अग्रणी है, चाहे किसी भी फील्ड में हो। प्राणायाम में हमारे पास जो जरूरी प्राणायाम है, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ब्राह्मणी, उद्गीत, जो हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत जरूरी है। अब हमने कौन कौन से योग के फेसेस देखे?
सबसे पहले हमने उसके आध्यात्मिक योगा चित्त वृत्ति में था, कैसे हम आत्मा का परमात्मा से मिलन करके अष्टांग योग को अपनाते हुए यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि और षटकर्मास हमारी क्लींजिंग टेक्निक्स। क्लींजिंग टेक्निक 6 कौन सी थी हमारी? नेति, होती, बस्ती, नौली, कपालभाति, वेरी गुड, क्लैप फॉर योरसेल्फ। और उसके बाद प्राणायाम, ठीक है। और हम योगा थेरेपिस्ट के इसके ऊपर आसन और प्राणायाम के इसके इफेक्ट। आसन के लिए तो ये अभी उचित स्थान भी नहीं है, आसन के लिए हम अलग अपना जो किसी दिन क्लास लेंगे। प्राणायाम के लिए एक अनुलोम विलोम क्रिया और एक हम भ्रामरी करेंगे फॉर माइंड। भ्रामरी होती है ओम का गुंजायमान, थंब से ईयर को क्लोज करना। ईयर कैसे क्लोज करना? नॉट ऐसे, ये इसके कैप्स हैं, इसको बंद कर। एक फिंगर आईब्रोज के ऊपर, थर्ड आईज क्लोज, दोनों हाथों से करें और लंबा गहरा श्वास था ओम का गुंजायमान। एक बार मैं करके दिखाता हूं, आप मुझे देखिए। करेंगे सब? चलिए अब अनुलोम विलोम एक बार किया था, इसे हम 5 बार करेंगे ताकि आपको फर्क पता चले। थंब से आई क्लोज, एक फिंगर आई क्लोज के ऊपर, 3 से आई क्लोज, लंबा गहरा श्वास, ओम का गुंजायमान। करके देखिए, फायदा ही होगा। क्या हुआ? ओम का गुंजायमान किसी ने नहीं किया। ये मैं देखना चाहता था कि कौन कंसंट्रेशन से कर रहा था। कोई हंस रहा था, कोई शर्मा रहा था, कोई हेसिटेट हो रहा था। चलिए वापस आइए। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं इस लेक्चर को समाप्त होने से पहले आपको एक निष्कर्ष निकाल के देना चाहता था, क्योंकि योग एक कथनी का विषय नहीं है। थोड़ा सीरियस हो जाए। योग एक कथनी का विषय नहीं है जिसे मैं बताकर और आप सुनकर प्राप्त कर सकते हैं। यह करने का विषय है, हमें करना ही होगा योग। ये कहने से, अगर मेरे कहने से मैं आसन बोल दूं और आपको उसका बेनिफिट मिल जाए तो ये संभव नहीं है संभव। औषधि, आयुर्वेद में अगर औषधि है तो एक टैबलेट आप उनको दे सकते हो, वो खाएगा तो उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन योग मैं करूं, आसन मैं करूं और बेनिफिट्स आपको मिल जाए, हाउ इज दिस पॉसिबल? तो ये प्रैक्टिकल क्लास में कराने का मेरा यही मकसद था कि मैं समाप्त होने से पहले आपको थोड़ा सीरियस और आपको शिक्षा दे दूं कि योग को अपनी लाइफ में जरूर अपनाइए, क्योंकि ये कहने सुनने की बात नहीं है। अगर आप घर में भी जाएंगे तो, अगर आप बाहर भी जाएंगे तो क्या सुना आपने, क्या देखा? योग करने का विषय है, इसे करना ही होगा, इसे अपनाना ही होगा। ये पूर्ण विज्ञान है, ये एक जीवन जीने की कला है। जीवन जीने की कला, पूर्ण विज्ञान। और जब हम इसमें जितना इसकी, सिर्फ हमें एक प्रयास करना है, हमें इसके एक नियम बनाना है कि हम ये करना है। और आप देखना कि आपको लाइफ में क्या क्या अचीव होता है इससे। बहुपक्षीय विकास, जो मैंने कहा, बहुपक्षीय विकास, जिसमें मानसिक, भौतिक, आत्मिक, विचारात्मक शुद्धि, आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा दुनिया को।
हमेशा लाइफ में कंप्लेंट्स ही दूर हो जाएंगी। धूप, आज धूप क्यों है, आज बारिश क्यों है, आज ठंड क्यों है, आज गर्मी क्यों है। आप हर मौसम को, हर मोमेंट को एंजॉय कर पाएंगे। आज धूप है, हाँ कितनी अच्छी धूप है। अगर सर्दी है, अगर गर्मी है, धूप है तो आज मैं कुछ ऐसा कपड़े पहनूं कि ये धूप मुझे परेशान करे, कंप्लेंट्स ही नहीं देगी। बारिश है, हाँ कितना अच्छा मौसम है, बारिश है। तो अगर योगी नहीं होंगे, विचारधारा नहीं होंगे, हाँ आज बारिश पै गई, आज तक तो घूमने जाना चाहिए। कंप्लेंट्स, जब तक हमारी कंप्लेंट्स नहीं ना खत्म होगी तब तक हम एकांत नहीं होंगे, शांत नहीं होंगे। सो इसी के इसको समाप्त करते हुए, योगा एक कथनी का विषय नहीं, ये करने का विषय है, ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और आपको इसे जरूर अपनाना चाहिए। कितना निश्चय लेते हैं कि हम अपने लाइफ में योग को अपनाएं? कौन कौन लेता है? पक्की बात है, मैं यही हूं, देख लो, मैं बाहर से नहीं आया हूं। तो जिन्होंने हाथ उठाया, चाहे हेजिटेट करते हुए उठाया, वो ये सोच ले कि विकास शुरू हो चुका है। जो माता पिता का हीरा, जो उनकी आंखों का तारा है, वो उनका नाम रोशन करने वाला है, ये अब निश्चित हो चुका है। सो इसी के साथ मैं आप सबसे आज्ञा लेना चाहूंगा। हरिओम। Thank you, sir, for making us more aware about Ayurveda and yoga, because Ayurveda का इंटीग्रल पार्ट है आयुर्वेदा, योगा। और आपको पता ही है कि आयुर्वेद जो है वो योगा के बिना जो है अधूरा है, क्योंकि आपको आयुर्वेद का प्रयोजन बताया गया है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। तो स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भी योग आवश्यक है और विकारों के प्रशमन के लिए भी जो है योग बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। और अभी आपको सर ने भ्रामरिका प्राणायाम के बारे में बताया, तो अभी फर्स्ट ईयर में ही आपको बहुत ज़्यादा डर, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें होने वाली है, तो पहले से करना शुरू कर दो। ठीक है। नहीं, आप तो ये प्रॉमिस कर चुके हैं कि ये करेंगे। हाँ सर, तभी तो आप उन सब चीज़ों से जो है वो बच पाओगे ना। ठीक है। तो योगा करना, क्योंकि बहुत सारे बॉयज अभी जिम करना भी शुरू करेंगे, तो जिम करने को छोड़ो, क्योंकि योगा तो आपके सिलेबस में भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है और योगा करके आप बहुत सारे बेनिफिट्स आपको होंगे, जैसा कि सर ने बताया ही है। और अब मैं समिता मैम को आमंत्रित करती हूँ कि सर को टोकन ऑफ ऑनर से बच्चे